नमस्ते साथियों, आज हम करने वाले हैं गंगा सागर की यात्रा, जो कि करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर एक मेला लगता है, जो कि प्रत्येक मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ आयोजित किया जाता है। यहाँ कपिल मुनि आश्रम है, जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर स्नान करते हैं और दर्शन करने जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे, जो कि भारत के पूर्व में पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे 24 परगना कहा जाता है। हम यहाँ से सागर आइसलैंड डालते हैं तो ऐसी तस्वीर यहाँ पर हमें दिखाई देती है। यहाँ पर हुगली नदी कई ओर से आती हुई यहाँ पर विलीन होती है, जो कि गंगा का स्वरूप है। गंगा का सागर यानी समुद्र में मिलन ही गंगा सागर कहा जाता है। इस बिंदु पर जहाँ पर यह पर्व मनाया जाता है, उसे गंगा सागर मेला कहा जाता है, जहाँ पर गंगा का सागर में मिलन होता है। और आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हुगली रिवर कई रास्तों से होकर यहाँ पर समुद्र में मिलती है। और इस प्रकार का जो टेम्पल है वह आपको कपिल मुनि का दिखाई देगा। अब हम आते हैं रेलवे स्टेशन की ओर, जहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। हम अभी ट्रेन में हैं और थोड़ी ही देर में हम स्टेशन पर दिखाई देंगे। मेरे साथ अंशुल भाई और यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच गए हैं कलकत्ता स्टेशन पर। कलकत्ता में 2 स्टेशन है, एक हावड़ा स्टेशन, एक कलकत्ता का यह स्टेशन। इससे हम आगे बढ़ते हैं कोलकाता सिटी की ओर, जहां पर हमें कैंप मिलेगा। और यह कैंप बाबू स्टैंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से हमें बस मिलेगी, जो कि हमें गंगा सागर तक छोड़ेंगी। रात्रि का समय कलकत्ता सिटी के आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर लाइटिंग्स है, बहुत ही सुंदर यहाँ के लोग हैं। यहाँ की भाषा सामान्य है, हम आसानी से इसको समझ सकते हैं और हमारी भाषा भी है, आसानी से समझ पाते हैं। सबसे आश्चर्य इस चीज़ से होता है, यहाँ पर एम्बेसडर जो कारें हैं वह हमें दिखाई देती हैं, जो कि टैक्सी के रूप में यहाँ पर प्रयोग की जाती हैं। हमारे आसपास यह दिखाई देती हैं। हालांकि हमने कैब बुक की थी और हमने 2 टैक्सियां यहाँ से बुक की थी, क्योंकि हम लोग 9 लोग थे। शहर के नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ते हम एक नए शहर में जाना और यहाँ का अनुभव लेना बहुत ही रोचक होता है। यहाँ की गलियाँ देखना, लोगों के हाव भाव, एक नई जगह को विजिट करना अपने ही आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। चलते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे यात्री इस समय पर यहाँ पर आते हैं, तो अपने स्तर पर जो वार्ड होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी सी डेकोरेशन शहर के लोगों द्वारा की गई है। और हम शहर के अंदर देखते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देते हैं। हालांकि अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, 7 से 8 के बीच का समय रहा होगा। आगे बढ़ते हुए शहर की हम यह रोचक लाइटें देखते हैं, जो कि मानो यात्रियों के स्वागत में लगाई गई हैं। इसके बाद हम सामने देखते हैं हिडन गार्डन, जहां पर भारत श्रीलंका का मैच हाल ही में चल रहा है। हिडन गार्डन जो कि स्टेडियम है, इसके पास में ही हमारा कैंप लगा हुआ था और जहां पर हम जाते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। इसको देखने का ही एक अलग अनुभव होता है, जहाँ पर मैचेस और कई खिलाड़ी यहाँ पर दिखाई देते हैं घोड़े पर सवार। हिडन गार्डन के साइड से ही जाते ही थोड़ी सी दूर पर कई लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि गंगा सागर की यात्रा के लिए आ रहे हैं। ये जो बसेस आप देख रहे हैं, यह भी वहीं पर जा रही हैं।
कुछ रात में ही कुछ सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगी। बहुत ही लंबे स्तर पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। अब गंगा सागर में रात बिताने के बाद सुबह का जो माहौल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल, और नागा साधुओं को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। वह भी कैंप में यहाँ पर हमें दर्शन देते हैं। इसके अलावा भोजन एवं सरकारी व्यवस्थाओं को देखकर बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। पहले बोला जाता था गंगा सागर एक बार सारे तीर्थ बार बार, तो उस परिभाषा को बदलने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, और इस बार का लोगो भी उन्होंने बनाया है, सारे तीर्थ एक बार गंगा सागर बार बार। भोजन की उचित व्यवस्था नगर सेठियों के द्वारा और भी अन्य वॉलेंटियर्स के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सुरक्षा और सुविधाजनक कार्यों को किया जा रहा है। यह जो कैंप हैं इनमें रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद हम जाते हैं टिकट काउंटर पर। पूछने पर मालूम पड़ता है कि 200 रुपये की जो टिकट है उसमें आने जाने का दोनों का खर्चा इंक्लूड है। 40-40 रुपये नाव का खर्चा आने और जाने का, और 60-60 रुपये बस का खर्चा आने और जाने का। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो आइसलैंड पर बस चलती है उसका 35 रुपये किराया अलग से होता है। कुल मिला के 270 रुपये में आप इतने से किराए में वहाँ से लौट के आ जाएंगे। हम देख सकते हैं कि रास्ते में हमें प्राइवेट बस दिखती हैं जो कि शहरों से ही बुक करके लोग यहाँ पर लाते हैं। कई सारी बसें, लगभग यहाँ पर माना जाता है कि इस बार 28,000 बसें यहाँ पर गई हुई थी, जो कि मेले को एक विकसित स्वरूप प्रदान करती हैं। हम देख सकते हैं कि कुंभ जैसा यह मेला, हाँ, यहाँ पर राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग इस मेले को की जा रही है। स्थानीय स्कूल आप देख सकते हैं जिस प्रकार से प्रत्येक शहर में होते हैं, वो सुविधाएं भी यहाँ पर हैं। और शहर में सड़कों का जाल देखकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। एक ही थीम पर पूरा शहर, जिसमें आप देख सकते हैं नीले और सफ़ेद रंग की इसी प्रकार की रेलिंग दिखाई देगी, और सारे शहर में सड़कों का जाल इसी प्रकार फैला हुआ है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कई सारे मार्ग जो कि यात्रा को सुगम बनाते हैं, और लोग एक ही आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शहर में आबादी बहुत पर्याप्त है, लेकिन अभी मानो सारा शहर यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है। समय है मकर संक्रांति का, और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, और शहर के लोगों का जाना यहाँ पर लाजमी है। इसी बीच बस ड्राइवर से थोड़ी सी बातचीत हुई। उनके द्वारा पता लगता है कि यात्रा तो बहुत सरल है, लेकिन लगेज ले जाना बहुत ही कठिन होता है। आप जब भी यात्रा करें कम से कम सामान लेकर यहाँ पर जाएं। हम देख सकते हैं कि भारतीय सभ्यता के अनुसार यहाँ पर कितनी ही खूबसूरती क्यों न बना रहे, अब ये यहाँ पर फाइटर जेट इन्होंने लगाया हुआ है, उस पर भी लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं। फिर भी अनेकता में एकता का प्रतीक हमारा देश, यहाँ पर विभिन्न राज्यों के लोग एक साथ मिलकर एक ही भावना से इस प्रकार की यात्रा करते हैं। चलते चलते हम एक ऐसे गेट पर पहुँचते हैं जो कि बनवे है। यहाँ से एक बसें आती हैं और एक लाइन में बसें यहाँ से एंटर होती हैं, और इसके बाद हम थोड़ी सी दूर चलेंगे और मिलेगा हमें एक बीच में कैंप, जो कि हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। यहाँ से कोई बस आपको नहीं पकड़नी है, आपको बस एक लाइन में लगना है, जो लाइन आपको आपकी नाव तक ले जाएगी,
जो कि आपको समुद्र के उस साइड जो आइसलैंड है वहाँ तक ले जाएगी, जहाँ पर कपिल मुनि जी का आश्रम है। नदी का मुहाना देखते हुए जैसे ही हमें वाटर बॉडी यानी जल यहाँ पर दिखाई देता है तो हमारा मन आनंद से भर जाता है, थकान कम हो जाती है। वैसे आप चेहरे देख रहे होंगे कितने थकान भरे और परेशान हैं। 2.5-3 घंटे का बस का सफ़र, उसके बाद इन लंबी लंबी लाइन्स पर लगना। आम लोगों की तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी वीआईपी पास नहीं है, कोई भी वीआईपी सुविधाएं नहीं है। ऐसे ही लोग जाते हैं। इसके बाद हम सवार हो जाते हैं अपनी नाव में। यह बहुत ही क्षमतावान क्रूज है जिसमें लगभग 500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसकी क्षमता 250 लोगों की है, लेकिन जो सीजन चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसके हिसाब से 500 लोग इस पर सवार होकर उस तरफ जाते हैं। अब आपको सबसे प्रमुख या रोचक चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, जो होता है गंगा नदी का मुहाना। किस प्रकार से जो हुगली नदी जैसे कि गंगा का ही स्वरूप है, जो कि समुद्र में मिलती है, विलीन होती है। जैसे ही वह नदी विलीन होती है तो वह सफ़र बहुत ही रोचक हो जाता है। गौमुख से निकली गंगा यहाँ पर विलीन होती है और गंगा और सागर के मिलन को ही गंगा सागर मिलन कहा जाता है। कथाएं बहुत सारी हैं जिसमें हम देख सकते हैं एक राजा सगर हुआ करते थे। उनके 60,000 पुत्र हुआ करते थे जिन्हें कि कपिल मुनि ने श्रापित किया था। अब इन्हीं जो इनके पुत्र हुआ करते थे उनको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, जो कि श्रापित हुआ करते थे, जो भागीरथ इनके वंशज हुए, उनके द्वारा गंगा नदी को सागर तक लाया गया और इनको मुक्त कराया गया। इस प्रकार की कथा यहाँ पर प्रचलित है। अब हम थोड़ी आधुनिक चर्चाओं में देखें तो आपको बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। सेना के जवान, वॉलेंटियर्स और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे स्तर पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ही यह सफ़र शुरू होता है तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी गर्मी है कि आप अपनी जैकेट को निकाल देंगे और हम देख सकते हैं कि इतनी ठंडी जो देश में पड़ती है उसके बाद भी यहाँ का वातावरण जो सामान्य होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि सारी सफ़र की थकान यहीं दूर होती है। और जैसे ही हम समुद्र या नदी के मुहाने तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ी हल्की सी ठंडक महसूस होती है। सफ़र के बीच में लोग अपने इष्ट के लिए पुकारते हैं, यहाँ पर भजन करते हैं, आरती करते हैं। आस्थावान लोग यहाँ पर नारियल भी भेंट करते हैं। समुद्र और नदी के मुहाने के नज़ारों से बिल्कुल भी किसी का ध्यान नहीं भटकता। लोग इसको बस अपने कैमरों में, अपनी नज़र में, अपनी मेमोरीज में कैद कर लेना चाहते हैं। 5 से 8 जो कि यहाँ पर पोर्ट बनाए गए हैं या छोटे बंदरगाह जिनको कहें, जहाँ से होकर नाव को भरा जाता है। पहली बार इस अनुभव को प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य भरा होता है और काफ़ी रोचक महसूस होता है। समुद्र दर्शन की जिज्ञासा काफ़ी सालों से मेरे मन में थी। पहली बार मैंने भी इस अनुभव को पास किया और पाया कि बहुत ही सुंदर और अच्छा अनुभव होता है। समुद्र की इस गहराई में इन लहरों के बीच जो आधुनिक लाइटें होती हैं
वह इसकी शोभा में चार चांद लगाती हुई दिखाई देती हैं। लगभग 40 मिनट का यह सफर होता है। अभी किनारा हमें दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे किनारे दिखना बंद हो जाते हैं और हम समुद्र के ऐसे क्षेत्र में आ जाते हैं जहां से हमें दोनों ओर किनारे नहीं दिखते। इसके बीच में कुछ लाइटिंग टावर लगाए हुए हैं। इन लाइटिंग टावर के माध्यम से हमें दिशा का ज्ञान होता है कि हमें किस ओर आगे बढ़ना है, जो कि आपको आगे दिखाई देंगे। यह जो एक टाइप का पोर्ट है जो कि पहले बनाया हुआ था, जो कि हमें दिखाई देता है। कुछ लाइटिंग्स लेजर लाइटिंग के माध्यम से यहाँ जो डेकोरेशन की गई है इस तरफ दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जहाँ पर वह आइलैंड है, इसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। लगभग 30 से 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह होगा। देखते ही देखते हम पहुँच जाते हैं दूसरी ओर, और वहाँ पर भी हमें उसी प्रकार के नज़ारे देखने को मिलते हैं जिस प्रकार के नज़ारे हमने यहाँ देखे थे। बड़े बड़े क्रूज हमारे बाजू से गुजरते हुए निकलते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो दर्शन करके लौटे हैं और काफ़ी उल्लास से भरे हुए हैं। यह जो टावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यह समुद्र में दिशा सूचक का कार्य करते हैं और शायद इसीलिए इनको लगाया गया है। लेकिन दिशा सूचक होने के बाद भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं और इनकी जो लाइटिंग्स है दूर से ही बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। आगे बढ़ते ही हमें ढेर सारी लाइटिंग्स दिखती है। थोड़ा धुंधला धुंधला सा हमें कुछ प्रतीत होता है और आगे जाकर देखते हैं कलकत्ता की कल्चर में शुमार, जो कि दुर्गा पंडालों में जो यूज़ की जाते हैं गेट, उसकी सुंदरता हमें दूर से ही दिखाई देती है। जब हम धीरे धीरे इसके समीप जाते हैं तो हमें पोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जहाँ से हमें आगे बढ़ना है। और अब हम उस आइसलैंड पर कदम रख चुके हैं जो कि हमें समुद्र के किनारे या उस बीच तक ले जाएगा जहाँ पर कपिल मुनि जी का आश्रम बना हुआ है। गेट नंबर 4। इसी प्रकार के 4 से 5 गेट यहाँ पर बने हुए हैं, जिन पर आइसलैंड का निकास मार्ग खुलता है और इन्हीं से होकर लोग बाहर भी जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत होती है। जल्दबाजी में दुर्घटना होने की संभावना होती है। अब हम उस बस में बैठते हैं जो कि 35 किलोमीटर की यात्रा कराती है और यह बस उसी आइसलैंड पर चलती है जो कि समुद्र के बीचों बीच
कपिल मुनि जी के आश्रम को हमें जोड़ता है। स्थानीय झोपड़ियाँ यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। साथ ही मेले की लाइटिंग्स भी हमें मनमोहित करती है। प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर हमें भरपूर दिखाई देती हैं। यदि यह मेला राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दिया जाता है तो केंद्र सरकार भी इसमें अपना सहयोग देगी और मेले को और भी अधिक रोचक बनाया जा सकता है। इसके अलावा मोदी जी के विज़न के अनुसार यहाँ पर इससे जो आइसलैंड है उसको सड़क मार्ग से जोड़ने की बात भी की जा रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें एक कैंप मिलते हैं जिनमें हम रात्रि व्यतीत करते हैं और सुबह का जो समय है हम देखते हैं कि चारों ओर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर आए हैं उसी प्रकार से सैकड़ों बसें हमारे आगे पीछे चल रही थी और यह जो कतार है वह बीच पर जाने की है जहाँ पर हम संक्रांति के दिन पवित्र स्नान करेंगे। उसके बाद दर्शन होंगे कपिल मुनि के जो कि यहाँ पर विराजमान हैं। एक के बाद एक यहाँ पर बाड़ा लगता है जिसमें हम देख सकते हैं कि भीड़ को रोक दिया जाता है और आगे चलने वाले लोगों के लिए जगह दी जाती है। चलते चलते हम पहुँचते हैं बीच पर जहाँ पर हम देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर आसानी से स्नान कर सकते हैं। समुद्र को देखने के बाद बहुत ही प्रसन्नता होती है क्योंकि जीवन में पहली बार इतनी बड़ी वाटर बॉडी को देखना, समुद्र को देखना एक रोचक अनुभव होता है और मैं खुद को रोक नहीं पाता और डुबकी लगाने के लिए चला जाता है। आस्था से दूर हटकर थोड़ी सी बचपने भरे स्वभाव में यहाँ पर आनंद लिया जाता है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी पूजा अर्चना और ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन सफल बनाने के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। स्नान हो चुका है और हम बढ़ेंगे अब कपिल मुनि आश्रम की ओर, जहाँ पर हमें कपिल मुनि के दर्शन होंगे। इससे पहले हम देख सकते हैं कि जो रास्ते में विभिन्न प्रकार की सरकार की व्यवस्थाएं हमें रोचक अनुभव कराती हैं। हम पहुंच जाते हैं कपिल मुनि आश्रम के समीप। इस प्रकार का जो आश्रम है आपको दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर कई प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, लोग अपने मोबाइल से भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं और हम देख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर प्रसारण किया जा रहा है जो कि भारत की आधुनिकता को दर्शाता है। इसके बाजू में ही आपको अयोध्या का एक अखाड़ा दिखाई देगा और इस प्रकार से जिस प्रकार मूवीज़ की शूटिंग होती है उस तरीके से यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और इसकी शूटिंग के माध्यम से तमाम देश के लिए यह दर्शन कराए जाते हैं। अब हम सामने देख रहे हैं कपिल मुनि जी के लिए यह जो मूर्ति है सिंदूर लगा हुआ, जिस प्रकार की आपने हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी उसी प्रकार से इनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाया जाता है और इनके साइड में गंगा जी की मूर्ति होगी और राजा सगर की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। लोग एक झलक देखने के लिए यहाँ प्रसाद लेने के लिए जाते हैं और दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस कलकत्ता की ओर। कलकत्ता जाने के रास्ते में अब हम देख सकते हैं कि दिन का समय है और नज़ारे कुछ और दिखाई देते हैं। झोपड़ियों के पास में तालाब बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। इस ज़िले का नाम ही सुंदरबन ज़िला है और हम देख सकते हैं कि सुंदरबन ज़िला है वह क्षेत्र भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर
फैला हुआ है। यह क्षेत्र व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो गंगा नदी होती है और यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वहाँ पर इनका मुहाना है जो कि समुद्र में मिलती हैं। आगे देखते हैं, फिर से हम कैब बुक करते हैं कलकत्ता की ओर जाने के लिए। दिन के समय कलकत्ता का शहर का जो नज़ारा होता है और भी रोचक होता है। यहाँ पर हमें ब्रिटिश काल की झलक दिखाई देती है। ब्रिटिश काल में बनाई हुई इमारतें यहाँ हमें बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई पड़ती हैं। आगे चलकर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इमारतें हैं सेंट्रल बैंक का कार्यालय है, जो कि आपने तस्वीरों में देखा होगा, बहुत ही सुंदर। इसके अलावा फ्रांस आर्किटेक्चर को भी यहाँ पर देखा जाता है। यह सब अंग्रेजी काल की ही बिल्डिंग है, जो कि जानकारी के अनुसार हमें पता लगा। अब हम फ्रांसीसियन आर्किटेक्चर की एक बिल्डिंग देखेंगे जिसमें कि बहुत लंबे लंबे स्तंभ होते हैं और एक ही स्तंभ पर सारी बिल्डिंग को कवर किया जाता है। उसके बाद इसमें कमरे बनाए जाते हैं। यह जो एरिया है इस प्रकार से रिहायशी एरिया है। यहाँ पर आपको सारी पुरानी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। हम बढ़ रहे हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन की ओर, जहाँ से हमारी ट्रेन रात्रि 8 बजे निकलने वाली है और इसके बाद हम पहुँचेंगे अयोध्या, जो कि श्री राम जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है। देखते देखते शहरों के बीच से होते हुए कुछ पुरानी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही रोचक लगती हैं। अब हम देखते हैं विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज को, जो कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज माना जाता है और यह ब्रिटिश काल के समय पर बनवाया गया था। इसके अंदर से जैसे ही हम प्रवेश करते हैं बहुत ही रोचक अनुभव होता है और ब्रिटिश काल के जो आर्किटेक्चर रहे उनमें प्रमुख यह ब्रिज आपको मनमोहित करेगा। हुगली नदी और हावड़ा ब्रिज का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है और ब्रिज से निकलते ही हम सामने पाते हैं कि हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि ब्रिटिश काल के समय ही विकसित की गई थी, वह दिखाई देती है। यहाँ से ट्रेनें बनती हैं, एक और से ट्रेन आकर यहीं रुकती है, यानी यह जो स्टेशन है वह एक तरफ से बंद है। बीच में आपको हाईवे दिखेगा, आजू बाजू आपको स्टेशंस दिखेंगी। जैसे ही हम यहाँ से मुड़ते हैं तो हमें पूरा हावड़ा ब्रिज यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद हम पहुँचते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन पर, जो कि सामने ही आपको आसानी से दिखाई देगा। हम थोड़ी सी अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो हम तस्वीरें लेते हैं इसमें ऐतिहासिक तस्वीरें व ब्रिटिश काल में बनाए हुए आर्किटेक्चर को देखते हैं। 1854 में यहाँ से पहली यानी ईस्टर्न इंडिया की जो पहली रेलवे है, ट्रेन है, हावड़ा से लेकर हुगली तक चलाई गई थी। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है